फिजियोथेरेपी की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? कितने सेशंस टोटल होते हैं? अब ये वापस से बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी सीवियर है। जब हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसके साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को दूसरी थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास तो कोई सक्सेस स्टोरी होगी जिसमें बच्चे को फिजियोथेरेपी के ज़रिए बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। एक बच्ची हमारे पास आती थी व्हीलचेयर के ऊपर और वो चल बिल्कुल नहीं सकती थी। उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था जिसकी वजह से उसे फिट्स पड़े थे, फिर उसके ना पाँव की मूवमेंट्स ख़त्म हो गई थी और अब जब उसके सेशंस ख़त्म हो रहे थे तो वो माशाल्लाह से खुद अपने पाँव पे चल कर गई थी। So this is one of the very beautiful story that I witnessed from my eyes. अच्छा डॉक्टर रिदा, आप मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपी की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? कितने सेशंस टोटल होते हैं? अब ये वापस से बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी सीवियर है, उसके जितने भी मसले हैं फिजिकल एबिलिटीज के या माइलस्टोन्स के, वो कितने सीवियर हैं। तो उस बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो कितनी दफ़ा सेशन लेने आए, उसकी दिन में कितनी दफ़ा होनी चाहिए, उसको एक एक्सरसाइज कितनी दफ़ा रिपीट करवाई जाए और उसके सेशंस कितने होने चाहिए। तो जब हमारे पास बच्चा आता है हम उसका असेसमेंट करते हैं, जब हम उसका प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाते वक्त हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन एक्सरसाइज की कितनी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि बच्चों को एक तो उनकी फिजियोथेरेपी ऑनगोइंग होती है लेकिन साथ साथ उनकी स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसके साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को दूसरी थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसकी आवाज़ निकल रही है, वो बोल नहीं पा रहा, तो हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं ताकि वो उसको बोलना सिखाए। बच्चा जो होता है उसकी फाइन मोटर स्किल्स नहीं हो रही, वो ढक्कन नहीं खोल पा रहा, उसके हाथ की मूवमेंट्स नहीं हो पा रही, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखता है। तो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम देखते हैं उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या उसके साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर होती है तो हम ज़रूर उसे रेफर करते हैं उस डॉक्टर के पास ताकि वो अपनी स्किल्स के हिसाब से उस बच्चे की लाइफ को बेहतर कर सके। अच्छा डॉक्टर रिदा, आप एक बहुत तजुर्बेकार फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपके पास तो कोई सक्सेस स्टोरी होगी जिसमें बच्चे को फिजियोथेरेपी के ज़रिए बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। अच्छा, ज़रूर। मेरे पास एक स्टोरी है जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ये थी कि एक बच्ची हमारे पास आती थी व्हीलचेयर के ऊपर और वो चल बिल्कुल नहीं सकती थी। उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था जिसकी वजह से उसे फिट्स पड़े थे, फिर उसके ना पाँव की मूवमेंट्स ख़त्म हो गई थी। तो वो बच्ची जब हमारे पास आई थी तो उसके पेरेंट्स ने हमें पूरी हिस्ट्री बताई कि उसे बुखार वग़ैरह हुआ था। हमने बोला ठीक है। फिर हमने उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। उसकी फिजियोथेरेपी में हम लोग उसको पैरल बार्स देते थे, उसके साथ उसे चलाते थे और टिल्ट टेबल के ऊपर हम उसे खड़ा करते थे। और उसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्जिश होती हैं, वो हम उसकी पाँव की कराते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें 1 महीने बाद दिखने को मिला कि वो जो थी वो बस अब किसी के भी सहारे, मतलब अम्मा का हाथ पकड़ के या अब्बा का हाथ पकड़ के वो खुद से चलना शुरू हो गई थी। और जब मैंने ये देखा था तो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी, क्योंकि उसकी पूरी जर्नी मैंने कवर की थी। मैंने पूरी जर्नी उसकी देखी थी कि कैसे वो व्हीलचेयर पे आई थी और अब जब उसके सेशंस खत्म हो रहे थे तो वो माशाल्लाह से खुद अपने पाँव पे चल कर गई थी। So this is one of the very beautiful story that I witnessed from my eyes.